सभी लोगों को नमस्कार बंधुवर। हम लोग लास्ट वीक में सैटरडे को एक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सभी लोग जितने भी लोग उसमें ज्वाइन किए थे उनमें से कुछ लोग शायद आज भी होंगे और उसकी रिगार्डिंग भी डाली थी, तो काफी लोगों ने रिगार्डिंग भी जरूर सुनी होगी। पिछले वीक में जो निफ्टी के लेवल्स थे जो हमने वीकली पीरियड के बेसिस पे आप लोगों से डिस्कस किए थे, और ये बात हुई थी कि 22,388 के नीचे अगर जाएगा तो वीकनेस बढ़ेगी। तो सेम थिंग हुई, 6 मई को 22,388 के नीचे ही क्लोजिंग हुई और उसके बाद फिर हम लोगों ने 21,990 जो हमारा मंथली का सपोर्ट वन था वहां तक का फॉल देखा। उससे थोड़ा नीचे भी गए, उसके बाद थोड़ी बंद हुई। वीकली पीरियड के बेसिस पर हमने एक बात शेयर की थी कि वीकली पीरियड के चूंकि नीचे है और मंथली के ऊपर है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और अगर जिस समय भी मंथली के नीचे चली जाएगी तो वीकनेस बढ़ेगी, और वही सेम थिंग हुई। लेकिन निफ्टी से इतर अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक ने बड़ा अच्छा मूवमेंट भी दिया इसी वीक में, जिसमें जो भी स्टॉक्स हमारे एफएमसीजी के थे काफी लैकलस्टर पड़े हुए थे, मतलब बिल्कुल सुस्त आए हैं जैसे, तो उनमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, चाहे हिंदुस्तान लीवर, डाबर या मैरिको हो। प्लस जिनके रिजल्ट आए उनमें से भारत फोर्ज ने बहुत अच्छा मूव दिया, 15% का लगभग मूवमेंट हुआ उसमें। सिप्ला जो हम लोग डिस्कस किए थे, सिप्ला एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट पर था तो बहुत ही नजदीक था पिवोट के, और ये हमने उस दिन डिस्कस भी किया था कि जैसे ही ये पिवोट अगर ब्रेक हो जाएगी तो इसमें फिर डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल क्लोजिंग जो थी उसकी लास्ट वीक की, वो क्लोजिंग के बेसिस पर तो ठीक लग रहा था, बट जैसे ही उसने मंगलवार को ब्रेक किया दोनों पिवोट को, तो उसके बाद वहां से हमको लगभग 100 रुपए का फॉल देखने को मिला। तो जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए थे मुख्य रूप से कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ पिवोट पर बहुत लिमिटेड स्टॉक आते हैं, तो वो जब आते हैं तो उसका मूवमेंट वॉच करने में आसानी रहती है। अदर देन दैट, मतलब अदर देन जो भी कॉन्फ्लुएंस से इतर भी स्टॉक होते हैं उनमें भी मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं उनमें नहीं होगा। बट 150 में से आप 150 को पूरा ट्रैक करना संभव नहीं होता है, तो उसको समराइज करने के लिए हमने एक ये जो अपनी एक ट्रिक है वो मैंने शेयर की थी आप लोगों के बीच में। बाकी सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। अब जिस प्रकार से वीकली पीरियड के नीचे की क्लोजिंग थी और वो वीकनेस शो कर रही थी, फिर मंथली के नीचे क्लोज होने के बाद उसने और वीकनेस बढ़ाई, तो हमने एक बार भी पूरे वीक में वीकली पीरियड को क्रॉस नहीं किया, और परिणाम ये हुआ कि वीकली का सपोर्ट टू फिर ब्रेक हुआ और क्लोजिंग जो है वही वीकली सपोर्ट टू के नीचे हुई। तो वीकली सपोर्ट टू के नीचे क्लोज होने का मतलब ये हुआ कि 22,092 पर वीकली का सेकंड सपोर्ट था लास्ट वीक में, और क्लोज से नीचे हुई है, तो ये इनिशियल बायस जो बना नेक्स्ट वीक के लिए वो भी फिर से फर्दर वीकनेस का ही बना हुआ है। अब यहाँ पर 21,992 या 21,993 पर मंथली का सपोर्ट वन है, जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, उससे थोड़ा नीचे जाने के बाद फिलहाल उसके ऊपर क्लोज हो गया वीकेंड में। तो ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर मंथली सपोर्ट वन ब्रेक होता है तो हमें फर्दर और डाउन साइड देखने को मिलेगा। अब वो कहां तक जाएगा उसके लिए हम वीकली के सपोर्ट को वॉच करेंगे। अगर वीकली के सपोर्ट टूटते जाएंगे तो मंथली का जो S2 है वो मैक्सिमम एक महीने में जो मैक्सिमम गिरावट होती है सामान्य रूप से, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ, असामान्य गिरावटें जो है उनका हम अलग से जिक्र कर लेंगे। सामान्य क्रम में जो होता है वो सेकेंड सपोर्ट तक ही मैक्सिमम गिरती है मार्केट किसी पर्टिकुलर मंथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो उसके नीचे नहीं जा सकती है। तो जैसे अभी उसने फर्स्ट सपोर्ट के पास एक सपोर्ट लिया, वहां पर एक हमारा मूविंग एवरेज भी था 100 डे का, 21,992 पर है, और 21,993 पर मंथली सपोर्ट बना। तो एक प्रकार से ये सपोर्ट 21,993 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट रेंज है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर हमें और फर्दर नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, जो 21,794, फिर उसके बाद 21,535। फिलहाल तो इतना की ही हम बात करेंगे। उसके बाद अगर इसमें से कोई चीज और ब्रेक होगी तब आगे की लेवल जो S2 तक है मंथली का वहां तक के बारे में भी सोच सकते हैं। बट जैसे इस हफ्ते में हुआ कि वीकली का सेकेंड सपोर्ट ब्रेक हुआ लेकिन उसके आसपास ही मार्केट क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट वीक में भी वीकली सपोर्ट 21,535 पर होगा, तो उससे अधिक गिरने की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि बैक टू बैक 2 वीक में सपोर्ट टू के पास जाना संभव नहीं होता। कन्वर्सली अगर हम ऊपर की बात सोचें तो वीकली पिवोट है 22,192, और जब तक उसके ऊपर नहीं क्लोज होती है तब तक हमें
सॉरी 22,192। देखिए 21,992 तो सपोर्ट हो गया और 22,192 एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर क्लोज होगी तब हमें फिर ऊपर की तरफ या अप साइड में 22,450 तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। पहले 22,388 पे एक हर्डल मिलेगा, क्योंकि जो मंथली पीरियड पहले सपोर्ट का काम कर रही थी अब वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और अगर वो रेजिस्टेंस टूटेगा तो फिर आगे 451 तक भी जा सकती है। तो फिलहाल अभी इतने ही लेवल के हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे आगे के बारे में अभी सोचना उचित नहीं है, क्योंकि जब हम वीक बंद हुए, निफ्टी वीकनेस से बंद हुई है, तो अभी फिलहाल नीचे के लेवल कहाँ तक हो सकते हैं उसकी ज्यादा संभावना बनती है, और उसी के बारे में डिस्कस करने में ज्यादा बेहतर है। इन पे जब हम रिवर्स हो जाएंगे तो रिवर्सल के बाद में फिर हम ये सोच सकते हैं कि अगर 22,192 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है मंडे ट्यूसडे या किसी भी दिन, तो फिर ये हो जाएगा कि जो अभी तक का करेक्शन था इस महीने का शायद हो सकता हो पूरा हो गया हो। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जैसा कि हमने लास्ट वीक में भी बात करी थी, इस बार फिर हमेशा हमेशा इस विषय में बात करता हूँ कि स्टॉक्स का मूवमेंट अलग तरीके से हो जाता है निफ्टी से इतर। निफ्टी भले ही गिरी है इस हफ्ते में, लेकिन जो स्टॉक मैंने अभी जिक्र किया भारत फोर्ज का या हिंदुस्तान लीवर या डाबर या मैरिको जो भी है, इन सब में अब हिंदुस्तान लीवर में क्या हुआ, मंडे के दिन उसमें रिवर्सल हुआ। मंडे के दिन वो मंथली पीरियड और वीकली पीरियड जो दोनों सी कॉन्फ्रेंस थी उनसे ऊपर क्लोज हुआ, और उसके बाद फिर वो मंथली का रेजिस्टेंस वन भी टच कर गया। तो इस प्रकार से उसने एक अच्छा मूव दिया, डाबर ने भी एक अच्छा मूव दिया, मैरिको ने भी अच्छा दिया। तो जो स्टॉक्स हैं वो अपना कंसल्टेशन कंप्लीट करके और फिर जब वो ब्रेकआउट देते हैं तो उसमें हमें एक रिजल्ट ठीक ठाक मिल जाता है। वो अदर देन मतलब जो इंडेक्स का मूवमेंट होता है उससे डिफरेंट भी हो जाता है। तो मैं इसी बात को रेगुलरली डिस्कस करता रहता हूँ कि भाई इंडेक्स के साथ साथ हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी मूव को देखते रहना चाहिए। तो स्टॉक में हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है इन प्लेस है इंडेक्स। अब अगर इंडेक्स में आपको प्ले करना है, करते हैं जो लोग भी, तो अभी जैसा थर्सडे के दिन मैं देख रहा था कि थर्सडे के दिन इतनी जबरदस्त कॉल बाइंग हुई। मैंने अभी तक जितना भी ओपन इंटरेस्ट देखता रहा हूँ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मैंने देखा लास्ट थर्सडे को। तो मार्केट गिरती रही और कॉल बाइंग बढ़ती रही, अल्टीमेटली मार्केट बॉटम के पास ही बंद हुई और मोस्टली लोगों के कॉल के पैसे जीरो हो गए। तो ये जैसा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कंटिन्यूअस कि अगर आप ऑप्शंस में भी काम करते हैं तो आपको टेक्निकली अपने को साउंड करना पड़ेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप फिर उसका उसके हिसाब से ट्रेड न लेकर के अगर उसके अगेंस्ट का ट्रेड लेंगे तो वो नुकसान ही देगा। और हीरो जीरो की वजह से अब तो चूंकि इस समय सप्ताह में पांचों दिन आपको एक्सपायरी मिलती है, तो हर दिन एक्सपायरी की वजह से बहुत सारा पैसा लोगों का जीरो जीरो में चला जाता है। तो बेहतर ये है कि उस जीरो जीरो में लगाने की बजाय अगर थोड़ा इस समय स्टॉक स्पेसिफिक मूव को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर ये निकलेगा। क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक होता है, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट का टाइम नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे वोलेटिलिटी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा तो ये लगेगा कि अब निश्चितता की तरफ हम बढ़ेंगे, वो 4 तारीख के बाद ही होगा। बट उसके पहले एक जो भी मतलब लोग अनुमान लगा लगा करके शेयर करते हैं अलग अलग तरीके से, और कुछ इंटरनली लोग पता लगाते हैं और उसको उसके आधार पे आकलन करते रहते हैं भाई गवर्नमेंट किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। तो उसमें जो अनिश्चितता आती है जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो थोड़ा सा मार्केट में कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं होता है, फ्रेश बाइंग या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग अवॉइड करते हैं। तो ऐसे समय पर मेरा तो ये मानना है कि भाई आप या हम सब लोग मिल करके इस चीज से करें कि बहुत ही लिमिटेड मात्रा में काम करें इस समय। और इन्वेस्टमेंट भी अगर करना है तो मैं समझता हूँ अगर 1 महीने का वेट भी कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 महीना भी अब नहीं रह गया तो धीरे धीरे 1 महीने से कम हो गया है। और 4 तारीख के बाद जब पोजीशन क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद भी मौका मिलेगा। मौका हमेशा मिलता रहता है मार्केट में। अब मैं एक थोड़ा सा इलेक्शन के पीरियड में जैसे जैसे मूवमेंट्स होते रहे हैं पहले, मतलब एक तो ये है कि गवर्नमेंट रिपीट हो गई। अगर गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है जब तो बहुत बड़ी उसमें मतलब बहुत बड़े मूवमेंट की संभावना है उतनी नहीं रहती जितनी कि चेंज होने पे होती है। तो जैसे कि हमने 2014 में देखा गवर्नमेंट चेंज हुई, वहां पर एक लगातार फिर अप मूव देखने को मिला। 19 में रिपीट तो हुई लेकिन उतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला।
तो फ्रेश गवर्नमेंट का अगर चेंज होता है तो उस समय एक थोड़ा सा अलग तरह का माहौल होता है मार्केट में। 2004 में जब एक गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उस समय एक ही दिन में 12% की गिरावट आई थी। तो इस प्रकार का जो नीजर रिएक्शन मतलब रिएक्शन होता है ना, इसको भी एक दिमाग में रहना चाहिए कि इलेक्शन का जो रिजल्ट वाला दिन होता है वो बड़ा ही क्रूशियल होता है। स्टेट इलेक्शन था दिसंबर में, जब भी स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट निकलते हैं, दिसंबर में निकले थे, मई में निकले थे, वो तो उतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं डालते हैं। डालते भी हैं, अगर मतलब निगेटिव डाला तो वो जल्दी से नलीफाई भी हो जाता है। लेकिन जो सेंट्रल का इलेक्शन है, ये चूंकि 5 साल के लिए पूरे देश की गवर्नमेंट बदलती है, पूरी नीतियां देश की, विदेश की, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनमें सब पर बहुत सारी चीजों पर असर पड़ने की संभावना रहती है गवर्नमेंट के बदलने पर या गवर्नमेंट के कंटिन्यू रहने पर। तो हो सकता है सेम पोजीशन है तो उतनी लोगों को फिर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं महसूस होती। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट चेंज होने की बात होती है तो उस समय ये होता है कि भाई पता नहीं नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी रहेंगी। स्टार्टिंग में एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिलता है, बाकी बाद में तो फिर सब कुछ धीरे धीरे एडजस्ट ही होता है। तो ये मैंने इसलिए शेयर किया। ये मत मानिए कि हम कोई फियर मॉन्गरिंग की बात कर रहे हैं, केवल ये कि दिमाग में रहना चाहिए कि भाई मार्केट में जब एक बड़ी इवेंट होने वाली है तो हमें वहां पर थोड़ा सा कासस होकर ही काम करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से अभी लास्ट थर्सडे को जो ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में जितना भयंकर तरीके से हुआ, तो उससे ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन लोगों का मतलब इस प्रकार के ट्रेड्स में नुकसान की मात्रा अधिक हो रही है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि आप कृपया जो है जो भी कार्य करते हैं उसको टेक्निकली टेक्निकली जो तक आप उसको सीखेंगे नहीं, तब तक आप इस इंट्राडे के ट्रेड में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी ऑटोमेटेड मशीन्स लगी हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं। अल्गो, अभी हमारे बीच में मनीष मल्होत्रा जी आए हैं, ये तो अल्गो ट्रेडिंग डेस्क के नाम से इनका हैंडल ही है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएंगे कि भैया अल्गो में कितने बड़े बड़े काम होते हैं और कितना परसेंटेज इस समय अल्गो के काम का है। तो जहां पर अल्गो से काम हो रहा है और 60% का अगर वर्क अल्गो से होगा तो वहां हमें मैनुअली सफल होने के लिए अपने को काफी मजबूत करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का जो मेरा व्यू था वो मैंने एक तो आपको शेयर भी कर दिया। लेवल से शेयर है फिलहाल इनिशियल बायस, जब तक निफ्टी 22,192 को नहीं क्रॉस करती है तब तक उस पर बेरिश व्यू ही रहेगा। और बेरिश व्यू का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से ब्लाइंडली बहुत बड़ी पोजीशन 60 की बना ले, क्योंकि हर पोजीशन को आपको हेज करके रखना चाहिए। जिससे कोई कहीं पर भी चेंज होता है, शिफ्ट होता है, अगर मान लीजिए आज इनिशियल बायस बेरिश है लेकिन मंडे को मार्केट ऊपर खुल जाती है, या इवन ट्यूसडे को भी अगर ये 22,192 को क्रॉस कर जाएगा तो हो सकता है कि फिर थोड़ा जो बेरिश व्यू खत्म होकर के वो बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों तरफ का व्यू मन में रखना पड़ेगा और उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी लॉजिक को मानिए, आप किसी भी लॉजिक को और मान सकते हैं, आप मूविंग एवरेज के बेसिस भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज आपकी होनी चाहिए जिस पर आपको स्ट्रिक्टली विश्वास हो। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमने जो कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट पर, तो वो मैं आप लोगों के बीच में नाम केवल शेयर कर दूंगा, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे लास्ट वीक में सिप्ला का मूव देखने को मिला आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट के बेसिस पे, तो बस वही मेरा एक एग्जांपल देना है कि अगर कॉन्फ्रेंस फार्म हुआ है तो आपको उसका मूवमेंट उस स्टॉक में तो जरूर देखने को मिलेगा। बाकी औरों में भी मिल सकता है, अदर देन दीज स्टॉक भी होगा, बट इन पर कंसंट्रेट करेंगे तो हमें स्टॉप लॉस जो है काफी छोटा हो जाता है इनमें, क्योंकि कॉन्फ्रेंस जब पिवोट की होती है, मैं दोनों पिवोट एक जगह होती है नजदीक में, तो हमें बहुत लंबा स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ता है और ट्रेड लेने में कंपेटिवली बेटर रहता है। तो वो स्टॉक है इप्का लैब है, बजाज ऑटो है, मारुति और नौकरी, नेस्ले। ये 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट की थ्योरी जो मैं बता डिस्कस करता हूँ, मैंने दोनों की वीकली पिवोट और मंथली पिवोट में 1% से अधिक का डिफरेंस ना हो और स्टॉक उससे 1% से अधिक से ऊपर बंद ना हो, तब वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट की कैटेगरी में आता है। अब इसके अतिरिक्त अगर और भी कोई कॉन्फ्रेंस बन रहा है, जैसे मूविंग एवरेज का बन रहा हो तो वो भी आप देख सकते हैं, फिबोनाची का बन रहा हो तो वो भी इसमें मिला सकते हैं। और इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस में अगर कॉन्फ्रेंस ब्रेक होगा, अभी तो ओरिजिनल बंद में बुलिस है, ओरिजिनली वो बुलिस बंद हुए हैं, तो मंडे को उनका अगर ओपनिंग बेटर होगी तो ऊपर की तरफ ही जाने की संभावना रहेगी।
लेकिन अगर उन्होंने दोनों पिवोट को ब्रेक किया तो फिर नीचे का भी अच्छा मूव वो दे सकते हैं। तो इसलिए मैं इन 5 स्टॉक को आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि इनको केवल वॉच करिए और देखिए इनमें कैसे मूवमेंट हो। जैसे लास्ट वीक में 3 थे, तो इस वीक में 5 स्टॉक निकले हैं। तो इन पांचों स्टॉक का मूवमेंट हम लोग अगले वीक में देखेंगे और फिर उसको नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे कि कैसे मूव में हुआ। तो चलिए, अब मनीष मल्होत्रा जी आए तो मैं थोड़ा सा मनीष जी की बात, अच्छा मनीष चले गए, तो जैनम जी आप अनम्यूट करके कुछ अगर आप बोलना चाह रहे हो तो बोलिएगा प्लीज। हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। अरे आ रही है ना वाजपेयी जी। हाँ हाँ आ हाँ, रही बस है, सर तो जी आ रही है। बस बस कुछ खास है नहीं मार्केट में, क्योंकि मार्केट बेसिकली है ना इलेक्शन मोड पर आ चुका है, तो वॉलेटिलिटी ऐसी ही रहने वाली है। और हम्म। विक्स भी बहुत हाई हाई है, तो सेलिंग ऑन राइज भी है मार्केट में। तो वो अब वो ट्रेडर का तो क्या है कि उसको तो देख के ही करना है कि मार्केट है ना कैसे ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ट्रेंड क्या बता रहा है, क्या क्या टेक्निकल बता रहे हैं, तो ट्रेडर तो उसके ऊपर ही काम करेगा। हाँ बाकी डिलीवरी वाले हैं, तो अब लोगों को अच्छे खासे प्रॉफिट भी हो रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। क्योंकि क्या जब भी ऐसे बड़े इवेंट होते हैं, इलेक्शन का होता है या बजट का होता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी तो हरदम ऊपर ही रहती है, पीक पर ही रहती है। तो उसको देख के ही काम करना चाहिए मार्केट में। बाकी तो अभी फिलहाल वाजपेयी जी सेलिंग ऑन राइस का ही व्यू लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ तो खास दूसरा है नहीं। जी जी जी, चलिए धन्यवाद। सेल ऑन राइज आपका व्यू है, ये आपका पर्सनल व्यू है। बाकी देखिए, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों के जो भी व्यूज है ये अपने अपने मतलब अपने अनुभव के आधार पर या अपनी स्टडी के आधार पर शेयर किए जाते हैं। कोई रिकमेंडेशन किसी के लिए नहीं है बाई या सेल की। आज हमारे एक साथी ने एक ट्वीट भी डाला था जब मैंने पिवोट शेयर की कि ये तो वीकली पिवोट से नीचे है, तो क्या फिर बेरिश है तो मैं सेलिंग कर दूं। तो बंधुवर देखिए, ये डिस्कशन करने का केवल ये मकसद, लास्ट वीक में भी वीकली पिवोट से नीचे था और आपने देखा कि क्या मूव हुआ। तो ये आपको लगातार वॉचफुल रहना पड़ेगा। अगर आप शार्ट करते हैं तो भी आपको केयरफुल रहना है और लॉन्ग करते हैं तो भी केयरफुल रहना है, क्योंकि इस समय आप ये नहीं सोच सकते कि जो आपने सोचा है टेक्निकल 100%, टेक्निकल कभी भी 100% नहीं सही हो पाता है। उसमें 20 से 25% का आपको विप्सा जरूर देखने को मिलेगा। तो उस विप्सा पर आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये पहले से जरूर डिसाइड रहना चाहिए, सो दैट अगर ट्रेंड चेंज होता है तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी अपने को कर लें। अगर आपने ये सोचा कि नहीं ये तो टेक्निकल के हिसाब से पॉजिटिव था और मुझे तो इसमें लॉन्ग मैंने कर लिया तो मैं वापस नहीं चेंज करूंगा, या मैंने शार्ट कर दिया तो मैं उसको नहीं चेंज करूंगा, तो फिर वहां पर बड़ा नुकसान होने की संभावना बन जाती है। क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ और हमने नहीं चेंज किया अपने को ट्रेंड के हिसाब से, तो फिर वो ट्रेंड अपना काम करता रहेगा। हमें रहेगा कि हमने तो पहले देखा था, उस समय तो हमने हमने अपने हिसाब से सही काम किया था, लेकिन जब वो चेंज हुआ हम चेंज नहीं हुए तो वो अपना काम करता रहेगा और हम नुकसान में, हमारा नुकसान बढ़ता चला जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप करते हैं तो अपने किसी भी टेक्निकल चार्ट पर जिसको भी आप, जिस पर भी आपको बिलीव हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं से अपनी एक मतलब सिस्टम को डेवलप कर लीजिए और उसके बेसिस पे काम करिए, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वीक इसलिए भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि भाई यहाँ पर मार्केट के गिरने के बाद भी जब स्टॉक बढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि कैसे आपको उस प्रकार के स्टॉक में एंट्री करने का मौका कैसे मिल सकता है, कैसे आप उसको दे सकते हैं। ये आपके लिए मतलब चुनौती भी है और एक्सपर्टाइज भी डेवलप करने की बात है, कैसे आप एक्सपर्टाइज को डेवलप करें। क्योंकि कोई भी थ्योरी है वो आज नहीं, आज स्टॉक देरी से तो कल वो बुलिश में भी कन्वर्ट हो सकता है। और रह गई बात जहां तक लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म का एक अपना अलग तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का, तो वो सब लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से। मैं हम लोग चूंकि मैं अपने लिए खास तौर से कहता हूँ, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो 22 की रिकमेंडेशन देने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कभी 22 की रिकमेंडेशन दी भी नहीं है, बट हाँ इतना तो है कि आपस में बैठ के हम एक डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। और ट्रेंड को पकड़ने के जो भी मेथड्स हैं अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति स्टडी करता है। अगर कहीं पर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस बनता है जहां पर सेम चीज निकल के आती है तो वो काफी अच्छा वर्क भी करता है। इसलिए डिस्कशन करने के लिए हम लोग एकत्रित हो जाते हैं।
तो प्रिंस जी आप अनम्यूट करके बोलिएगा प्लीज। नमस्कार सर, नमस्कार सभी साथियों को। और आपने बहुत अच्छी बात रखी कि डिस्कशन का पर्पस ये है कि यहाँ से कुछ सीखने को मिले, ना कि आप एक इन्वेस्टमेंट आइडिया ढूंढ रहे हैं। तो वाजपेयी सर, अभी तो देखो इलेक्शन अनसर्टेनिटी में दो चीजें रहती हैं। जो इंक्रीमेंटल कैश है, अभी उसको अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट गिर गई तो उनको बुरा लगेगा। अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट चढ़ गई तो भी उनको बुरा लगेगा। तो इन दोनों केसेस में बेटर ये है कि आप साइडलाइंस पे रहें। और चूंकि अर्निंग सीजन चल रहा है, तो आप आइडेंटिफाई करें कौन सी सेगमेंट से, कौन सी पॉकेट में अच्छी अर्निंग्स आ रही है, वहां पे अपना फोकस करें। अगर सारा अभी आप डिप्लॉय नहीं करना चाहते, तो एक ट्रैकिंग पोजीशन लेके, और उसके बाद 4 जून के बाद जैसे कि इलेक्शन का क्लियर हो ही जाना है, ऑल्दो 1 तारीख जो लास्ट 7th चरण का इलेक्शन है, उसके बाद ही मोटा माटी आपका एग्जिट पोल में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और ये वन ऑफ इवेंट है। अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आता है, तब भी यूफोरिया भी थोड़ा ही रहेगा, और एक्सपेक्टेशंस खराब होती हैं तो जो पेसिमिज्म है वो भी थोड़े टाइम के लिए रहेगी। तो मार्केट तो इतने सालों से चलती आ रही है, तो होपफुली आगे भी अच्छा ही करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे अर्निंग्स वीक हैं, वहां पे आप लोग अपना पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि वीक रहने का कोई कारण ऐसा है कि मतलब कुछ टेम्परेरी है, या उसमें कुछ परमानेंट आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस हैं, तो वो चीज आपको इवेल्युएट करने के लिए अच्छा भला टाइम मिला हुआ है 2-3 हफ्ते का, तो क्या बुरा है। और वाजपेयी जी, बेटर इस टाइम में ये है कि जो अच्छे सेक्टर्स आपको लग रहे हैं, जैसे पावर सेक्टर है, ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हॉट थीम्स में जहाँ पे वैल्यूएशन क्रेजी हो रखी है आप वहां पे जाएं, बट कुछ अच्छे नाम आप उसमें एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखें। और जैसे उनकी जो एंसिलरी कंपनीज हैं वो भी आप देख सकते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक अच्छा स्पेस है। और जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको नहीं लग रहा, तो आप ये मत सोचिए कि आप उसको ट्रैक ही नहीं करेंगे, आप उसको अपनी वॉच लिस्ट का हिस्सा रखें। और एक आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें कि किस प्राइस पॉइंट पे आपको वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जो डिमांड बढ़ रही है, या फिर इवन बाहर की कंट्रीज में भी ये जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पुरानी लाइनें हैं उनको चेंज होने का, आपने देखा ही होगा ट्रांसफॉर्मर्स की कंपनीज ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया लास्ट 1-2 साल में। तो इस तरीके से आप अपनी थीम्स आइडेंटिफाई करके फिर, जैसे वाजपेयी जी, एक और अच्छी थीम है जो ये वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट पूल उस पूरी वैल्यू चेन में कहाँ बनता है। आप सेक्टर पकड़ के उसमें देखिए कहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स लग रहे हैं, और वहां पे आप अपने आप को गोइंग फॉरवर्ड प्लेसमेंट कर सकते हैं। या फिर आपकी अप्रोच ऐसी है कि आपको एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर देख रहे हैं, तो आप वो एमएनसीज भी देख सकते हैं जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आपको एक पीस ऑफ माइंड के साथ अच्छी कंपाउंडिंग मिल रही है। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्लेसमेंट कर सकते हैं। हाँ नहीं ठीक है, धन्यवाद प्रिंस जी, आपने जो बातें बताई बिल्कुल, ये तो देखिए बहुत डिटेल में आप अपने जब स्पेसेस करते हैं किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ, तो वहां पर काफी डिटेल में बातें भी होती हैं और आपने उनको सबको रिकॉर्डेड भी कर रखा है। तो ये बिल्कुल इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, एनालिसिस करने का एक आदत बननी चाहिए कि किस सेक्टर में बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, किस सेक्टर का आगे स्कोप हो सकता है। और इसके लिए हम लोग जो डिस्कशन करते हैं इसके माध्यम से, कुछ आपको पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है गवर्नमेंट किस तरफ अपना फोकस करने जा रही है। तो वो तो अपना करने का एक तरीका होना ही चाहिए। रिजल्ट सीजन, बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट सीजन भी लगभग 50% कंपनियों के रिजल्ट शायद आ भी गए होंगे। और मैं सोचता हूँ निफ्टी 50 के तो काफी स्टॉक के रिजल्ट आ ही चुके हैं। तो रिजल्ट के बेसिस पर भी एक अनुमान लगता है कि भाई कंटिन्यूएशन किसमें चल रहा है, किसमें क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर भी ग्रोथ चल रही है। तो उन स्टॉक्स को भी एक अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और जब कभी मौका मिलता है, जिस समय भी देखिए, मैंने एक बहुत ही शार्ट में बनाया है प्रिंस जी, 5 स्टॉक को मैं भी यहाँ पर जिक्र करूंगा केवल। तो उनमें जो एक ड्रास्टिक फॉल आया था किसी न किसी रीजन से, और वो ऐसा नहीं कि सारे कबाड़ स्टॉक रहे होंगे, अच्छी स्टॉक भी थे उनमें से। तो उनमें मैं कह रहा हूँ आपको नॉर्मली कितना रिटर्न चाहिए, मल्टी बैगर हर आदमी चाहता है,
बट मल्टीप्लायर के लिए थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, क्योंकि हाल्ट कर करके ही कंपनी मल्टीप्लाई होती है और 2-2 साल 3-3 साल भी लग जाते हैं कभी कभी उनके कंसल्टेशन में। अब हमारी एक आदत, जनरल आदत होती है कि हम जैसे ही लें वैसे ही वो मल्टीप्लायर की तरह होना उसमें शुरू हो जाए, वैसे ही वो 2 टाइम 3 टाइम हो जाए, तो वैसा होता नहीं है। चूंकि आप और हम तो काफी 2.5 साल लगभग हो गया आपस में स्पेशल में डिस्कस करते हुए भी, तो कई स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जिनमें कि टाइम लगा, 2 साल लगा। आज 2024 हम लोग बैठे हैं, आज से 3 साल पहले 2021 में जब अप्रैल मई में कोविड का सेकेंड लहर चल रही थी और काफी बुरी तरह से लोग प्रभावित थे, उस समय मार्केट में भी ये अनिश्चितता का माहौल था और वहां से मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था कि मैं पब्लिक डोमेन में कुछ चीजों को शेयर करूं और वो भी टेक्निकल बेसिस पे, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ बाई सेल करना तब रिकमेंडेशन कर सकते थे ना, अभी कर सकते हैं, बट एक आइडेंटिफिकेशन करके शेयरिंग में करता था स्टॉक्स की भी। और उस समय के कुछ स्टॉक ने तो उसी समय मल्टीप्लाई हो गया, उसी सेम ईयर में मल्टीप्लाई हुए। कुछ स्टॉक ने 2 साल का टाइम लिया, कुछ ने 3 साल का टाइम लिया, लेकिन उनमें से मतलब मैं समझता हूँ कि 90% स्टॉक ने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया। 10% अभी ऐसे हैं जो कि शायद वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो सेम पैटर्न पर या रिजल्ट के बेसिस पर, अब रिजल्ट बेटर आने शुरू होते हैं, फिर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर अच्छे हैं, तीसरे क्वार्टर में खराब हो गए, तो फिर वहीं के वहीं पहुंचने लगता है शेयर। तो ये चीजें बीच बीच में होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इन सब चीजों से मतलब एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। पैसे को आप एक साथ एक जगह पर लगाएंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी, उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। बाय द वे अभी करण यहाँ पर है, तो मैं एक स्टॉक केवल ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब और मकसद नहीं है। लास्ट ईयर यही मई जून का महीना था, बीएससी का स्टॉक करण ने बाई किया और उसके बाद जब वो 20% करीब बढ़ गया तो करण ने हमसे डिस्कस किया कि इसको क्या करना चाहिए। 20% बढ़ गया, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर होल्ड करें? तो मैंने कहा था अभी होल्ड कर लो इसको। और होल्ड करते करते अल्टीमेटली फिर इन्होंने जहां पर भी निकाला हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए 1 साल में वो 600 रुपए से 3200 रुपए तक गया। बट उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 1.5-2 साल वो डाउन ट्रेंड और साइड वेज में भी रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि स्टॉक को बढ़ने में टाइम भी लगता है और वेट करना पड़ेगा। अच्छा स्टॉक है तो थोड़ी मात्रा में लेकर के अपना स्टॉक मतलब पोर्टफोलियो में आप ऐसा एलोकेशन करिए जिससे आपको टेंशन ना हो, अगर वो नहीं बढ़ रहा तो आप एकदम से उससे परेशान होना शुरू हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौका बहुत अच्छा है। आपने सही कहा कि जब क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लें किन कंपनियों में बेहतर रिजल्ट आए हैं। अब उसमें क्या होता है, कुछ तो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। अब मान लिया कोई 20% 25% एकदम बढ़ गया तो आप एकदम से वहां नहीं घुसने वाला, थोड़ा वेट करेंगे और फिर रिट्रेस होगा तो वहां पर एंट्री करने वाला होगा। और कुछ ऐसे होंगे कि जो नीचे की तरफ भागे होंगे, तो आप उनको भी दे सकते हैं। क्या उनके रिजल्ट इतने खराब हैं कि उनको इतना गिर जाना चाहिए? अगर वो इतने खराब नहीं, उनका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उनकी गाइडेंस देखेंगे, उनकी कॉन कॉल सुनेंगे, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन या जो भी इस पे हुआ है वो इतना रिएक्शन होने लायक था भी कि नहीं था। क्योंकि मार्केट कई मतलब मार्केट में अक्सर ये होता है कि जो न्यूज होती है उसके प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं होता, उससे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है, चाहे वो नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ। दोनों ही रिएक्शन जो है एक्स्ट्रा होते हैं। तो जब कभी नीचे का रिएक्शन होता है तो उसको अगर प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाए और टाइम दिया जाए तो वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है इन्वेस्ट करने की। खैर, तो अब नीलेश जी आप अनम्यूट करके जो भी आपका टेक्निकल पॉइंट पर जो भी व्यू हो वो शेयर करिएगा। पॉलिटिकल बिंदु पर मैं नहीं चाहता कोई चर्चा की जाए, ना ही किसी पर पर्सनल कोई बातचीत हो। बस अपने हम लोग टेक्निकली जो भी आपका व्यू बनता है किसी भी सेक्टर वाइज और इंडेक्स के ऊपर, या जो आप गोल्ड पर या सिल्वर पर कमोडिटी पर कोई आपका व्यू हो, क्योंकि आप तो कमोडिटीज पे भी काफी एनालिसिस करते हैं, तो आप प्लीज शेयर करिएगा। बिल्कुल वाजपेयी जी, धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार बंधु, जय श्री राम। हाँ, देखिए वाजपेयी जी, जो हम लोग निफ्टी की ओर देख रहे हैं ना, अभी तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे है। और आज जो भी निफ्टी में ट्रेड करता है सबको पता है 21,700 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टूटेगा तो सबका होप उड़ जाएगा एक बार के लिए।
लेकिन इसके संदर्भ में जी निफ्टी का जो एक हैवी वेट है वो है रिलायंस। मैं उसके ऊपर आपको ध्यान दौड़ने की कोशिश करूंगा। कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए या ना आए, रिलायंस को आप नजर पे रखो। और रिलायंस की हमेशा जीत हुई है। लास्ट 40 साल के इतिहास में मैं देख रहा हूँ, चाहे वो धीरू भाई का साम्राज्य था या मुकेश भाई का साम्राज्य है, रिलायंस का हमेशा जीत है। तो रिलायंस के बिहेवियरल पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी में क्या होने वाला है। रादर गोइंग फॉर निफ्टी, फोकस ऑन रिलायंस। सबसे ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मुझे थोड़ी अनुमति दे तो मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से कुछ बता पाऊं इलेक्शन के बारे में या पार्टिकुलर। इलेक्शन के बारे में रहने दीजिए। देखिए ऐसा ना नीलेश जी, हम लोग चूंकि देखिए टेक्निकल केवल स्टार्ट के सेक्टर के संबंध में अगर आप बता सकें आगे ज्योतिष के बेसिस पे कि किस सेक्टर में आगे चल करके ग्रोथ हो सकती है तो हाँ ज्यादा तो बेहतर चलो रहेगा इन चलो प्लेस ऑफ इलेक्शन। देखिए वो इलेक्शन एक ऐसी चीज है, उसके बताता लिए हूँ बहुत चलो। से लोग अनुमान लगा रहे हैं, हम उनमें नहीं पढ़ना चाहते हाँ प्लीज। वो बताता हूँ चलो। ये साल है ना, शनि का साल है। शनि के साल में आप हमेशा है ना मेटल्स में बहुत बड़ी तेजी देखते हैं। तो मेटल की तेजी आई नहीं है, मेटल्स की तेजी बरकरार है। हमने अभी तो झलकियां देखी है, वो सिर्फ सोने और चांदी में देखी है। अभी आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये पूरा बाकी है, पूरा पूरा सेक्टर बाकी है। तो आपका मेटल्स पूरा ऊपर की ओर दौड़ लगाने की शुरुआत करेगा। और ये दिख रहा है, कुछ अंश तक ये दिख भी रहा है। दूसरा हो गया आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कोई परेशानी नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। आपको सिर्फ स्टॉक सही पकड़ने हैं और स्टॉक सही पकड़ के उसको राइड करने हैं। तो वो ये एक ऐसा सेक्टर है जो आपको मुनाफा दे के जाएगा। तीसरा एक सेक्टर है, वो मैं आपको बोलूंगा, जो है डिफेंसिव सेक्टर। जैसे हो गया डिफेंसिव में आपका आईटी। आईटी के वो आईटी को इलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो कल ही अगर मैं इन्फोसिस का चार्ट देख रहा हूँ तो कल ही एक मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव सर्ज दिख रहा है। तो इन्फोसिस भी एक बहुत बड़ा हैवी वेट है और इन्फोसिस ने 2-3 खराब रिजल्ट देने के बावजूद भी इन्फोसिस ने पिछले लो नहीं तोड़े हैं। तो आई वुड बेट माय बेट्स ऑन इन्फोसिस आल्सो एंड आल्सो टीसीएस। तो ये हो गया आपका। जो भी जमीन से रिलेटेड, जो भी आपकी इंडस्ट्री है जमीन से रिलेटेड, उस पे बहुत बड़ा फायदा होगा, ये मेरा अनुमान है अंक ज्योतिष के हिसाब से। तो मैं देखो मार्केट का ये उसूल रहा है अभी भी कि अभी तक जो सब लोग चाहते हैं वो होता नहीं है। और उन लोगों को एक हम क्या बोलते हैं सरप्राइज मिलता है। तो ये बार भी जैसे लास्ट 3 चुनाव में भी एक सरप्राइज दिखा था, मुझे भी प्रोबेबली ऐसा ही लग रहा है कि एक बड़ा सरप्राइज दिखा। हाँ 21,700 टूटेगा, चार्ट पैटर्न अभी बहुत खराब है। तो 21,700 750 वो टूटेगा, वो भी मैं बोलता हूँ। लेकिन वो एक कहना होगा कि एक वो बहुत बड़ा बेयर ट्रैप होगा और वो कटते कटते वापस आपका कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा कि हम लोग वापस 23,200 24,000 तक पहुंच जाए। जो मेजर फॉल होगा, ये मेरे गणित के अनुसार मैं बोलता हूँ, जो मेजर फॉल होगा वो अगस्त महीने में आएगा। एंड दैट ऑल्सो वुड बी रिलेटेड टू जियो पोलिटिकल क्राइसिस। जो भी क्राइसिस होगी वो अपने देश से नहीं आने वाली है, बाहर के देशों से आने वाली है। वो चाहे अमेरिका हो, चाइना हो या कहीं से भी हो, यूरोप हो। तो वो वहां पे कोई कुछ ना कुछ अंश ऐसे मुझे अभी डेवलप होते दिख रहे हैं जहाँ पे हम लोग आप देखेंगे नेस्डेक है, डाउ है आपका, या यूरोपियन देशों का जो इंडेक्सेस है, वो कहीं ना कहीं वहां से एक बुरी खबर आना शुरू हो जाएगी। तो मुझे कोई ऐसी बड़ी आपत्ति नहीं लग रही है। और मैं विशेष बोलूंगा सबको कि आप रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और जितने भी हैवी वेट्स है, एचयूएल ने आपको एक बड़ा सरप्राइज दिया, कोई कारण नहीं था लेकिन आया सरप्राइज। ऐसे ही सरप्राइज मिलेंगे आपको। तो यही बोल के मैं मेरी बारी को यहाँ पे विराम दूंगा वाजपेयी जी। और क्रूड ऑयल के बारे में बोलूंगा। एक छोटा मोटा बाउंस दिखता है अप टू 84 85, बट ओवरऑल क्रूड मुझे लग रहा है कि एक बार $65 तोड़ के ये वापस $50 की ओर जाने की गुंजाइश करता है।
तो दो चीजों से ये पता चलता है, एक तो कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए आपके ईरान के, इराक के या हमास के, उसके बावजूद भी क्रूड ऑयल आपका जो अभी $100 होना चाहिए था वो हुआ नहीं है टेक्निकली, तो 85, 87, 89 पे वो थम जाता है। और ये बार जो उसकी सपोर्ट रेखा है वो तोड़ के एक बार $65 तोड़ के $50, $52 के करीब आना चाहिए। तो उससे वो आने के बाद बहुत सारे सेक्टर और ओपन हो जाएंगे, जैसे आपका हो गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आपका हो गया टायर सेक्टर, आपका हो गया पेंट सेक्टर, ये सारे सेक्टर ओपन होंगे जो भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद वाजपेयी जी। चलिए धन्यवाद नीलेश जी। देखिए जितने भी स्टार्स का डिस्कशन किया नीलेश जी ने, ये आपके लिए कोई मतलब देखिए रिकमेंडेशन के रूप में मत लीजिएगा, ये एक हाँ, सजेशन है और एक ऑब्जर्वेशन है उनका। मेरी ओर से एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मेरी कोई भी ओपन पोजीशन मार्केट में नहीं है। जो जी भी मैंने स्टॉक बोले हैं या कोई भी कुछ बोला है, मेरी कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। और मैंने जो मेरा एनालिसिस दिया है ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया है। रिलायंस जी का जी जी। जो जिक्र किया मैंने वो क्यों किया, क्योंकि वो हैवी वेट है और इंडेक्स में बहुत बड़ा वेटेज है उसका। थैंक यू वाजपेयी जी। ओके, धन्यवाद भाई, धन्यवाद नीलेश जी। तो विवेक सिंह, आपका कोई प्रश्न है या कुछ आप बोलना चाहे, क्या कहना चाहते हैं विवेक सिंह? जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोगों को। सर जी, मेरा क्वेश्चन नीलेश जी से था। नीलेश जी, आपने जैसे बोला कि अ, मेटल का वो रहेगा, सनी का साल है तो मेटल का रहेगा, तो बीटीसी बिटकॉइन के बारे में भी अगर कुछ बता पाए, वो मेटल में आता है या अलग कुछ होता है वो? नहीं, इलेक्शन ईयर में हमेशा बिटकॉइन, जैसे अमेरिका है या इंडिया है, आपको ये पता नहीं होगा कि इंडिया में 6% बिटकॉइन का होल्डिंग है विच इज इलीगल। ये पता है आप? हाँ, पता तो है सर। हाँ, तो इलेक्शन ईयर में बहुत सारे जो गेम होती है सट्टेबाजी की वो बिटकॉइन में होती है। और जैसे ही अमेरिका और भारत के इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, बिटकॉइन वहां से कोलैप्स हो जाएगा। ओके। हाँ, चलिए धन्यवाद विवेक। तो अभी भी और कोई प्रश्न तो नहीं बिटकॉइन के अलावा? बिटकॉइन के अलावा सर बैंक निफ्टी पे व्यू नहीं सुना था मैं, निफ्टी पर तो आपका व्यू बैंक सुना था। निफ्टी का भी व्यू उसी तो के हिसाब बैंक से निफ्टी, समझिए। देखिए उसके भी हमने लेवल शेयर किए हैं, पिवट के नीचे वो भी चल रही है। तो जब तक वीकली पिवट के जी। नीचे है तब तक वीकनेस ही रहेगी, और उसके सपोर्ट लेवल भी साथ हाँ। में शेयर ही कर दिए हैं। तो आप उससे एक बार देख लीजिएगा। और निफ्टी के भी शेयर हैं तो वो भी देख सकते हैं आप उससे। जब तक ये वीकनेस बनी हुई, आपकी जब तक ट्वीट पे वीकली है क्या पिवट के सर? नीचे थोड़ा सा आप काशस होकर अगर बुल बनते हैं, बुलिश पोजीशन लेनी है तो, और नीचे में अगर बेरिश लेते हैं तो उस लेवल को ध्यान रखिए, उसके ऊपर अगर क्रॉस होता है तो अपने आप को चेंज करिए फिर उसके हिसाब से, है ना। मनीष जी नमस्कार भाई, क्या ठीक है हाल सर, है लेवल क्या आपने मनीष जी? नमस्कार वाजपेयी जी, बढ़िया सर, आप बताइए। बस ठीक है, ठीक है। काफी लंबे लंबे समय बाद आज आपसे बात हो रही। जी जी सर, मैं ना थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैंने अपना घर शिफ्ट किया है सर, तो उस वजह से थोड़ा ऑक्यूपाइड हो गया था मैं। अच्छा, चलिए और बताइए कैसे हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है? सर आप थोड़ा जरा अलगो के बारे में बता दिए, मार्केट क्योंकि में आप तो सर, अलगो, आपके यहाँ काफी काम होता है, तो जरा ये बताइएगा कि अलगो पे कितना ट्रेड इस समय हो रहा है लगभग, और कैसे वर्क करता है अलगो, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। एल्गो में सर आज 60 to 70% ट्रेडिंग आजकल एल्गो में हो रही है, इंडिया में भी, और यही वर्ल्ड का ट्रेंड है सर। अब एल्गो तो बहुत तरह के एल्गोज हो सकते हैं सर, रिटेल में भी अगर आप देखो तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है एल्गोज में। सिंपल एल्गोज भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड एल्गोज भी होते हैं। सिंपल एल्गोज तो जैसे आजकल रिटेल ट्रेडर ऑप्शंस में करता है, स्टैडल स्टैंगल करता है इंट्राडे, तो वो भी सिंपल एल्गोज आ जाते हैं। फिर लोग डेटा बैक टेस्ट करते हैं, एक्सचेंज से डेटा खरीदते हैं, फिर उसको बैक टेस्ट करके देखते हैं स्ट्रैटेजीज के, कौन सी स्ट्रैटेजीज प्रॉफिटेबल हैं, तो उस पे करते हैं। क्वांट बेस्ड होते हैं, जो नंबर बेस्ड होते हैं, या टेक्निकल पे बेस्ड होते हैं,
एल्गोस भी बहुत तरह के आर्बिट्राज एल्गोस होते हैं कि एनएससी बीएससी में आर्बिट्राज करते हैं सर, हम भी करते हैं कुछ उसमें, कि एनएससी में लिया बीएससी में बेच दिया शेयर। तो वो सिंपल प्राइस का गेम होता है, प्राइस डिफरेंस का, और मार्केट मेकिंग करते हैं, दोनों तरफ बायर और सेलर बन के हम खड़े रहते हैं, तो वो भी मार्केट मेकिंग भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, मतलब वो रिटेल वाला क्लाइंट कभी सोच नहीं सकता कि जो बाय उसको दिखता है ना, कि कई देखते हैं कि बाय साइड कौन खड़ा, सेल साइड कौन खड़ा, कई बार दोनों साइड एक ही बंदा खड़ा होता है। बाय सेल में भी वही खड़ा रहता है। तो ये सारी काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं सर, इसको समझना उतना टफ नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा काम हो रहा है सर। रिटेल के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर वो म्यूचुअल फंड करे या बाय करके होल्ड करना सीख ले तो वो बेटर है। ट्रेडिंग में उतना मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। ऐसे कुछ लोग ऑलरेडी और वो साथ में एल्गोस करना। आपकी आवाज नहीं आ रही मनीष जी, हमको शायद हमें को नहीं आ रही या किसी को नहीं आ रही। नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही, कुछ ब्रेक कर रही है, या तो ये एक बार ड्रॉप करके दोबारा आ सकते हैं। तो वाजपेयी जी, जब तक एक बार मनीष आते हैं अपने दर्शकों के लिए, वेंकेश गुलाटी जी, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटो एंड डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनके साथ कल सेशन रहेगा। तो जो ऑटो की एंसिलरी स्पेस की बारीकियां हैं, सेक्टोरल डिस्कशन कल 8 बजे सेशन है। तो जो भी उस सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली दे कैन ज्वाइन। मैंने लिंक यहाँ पे स्पेसेस पे पिन कर दिया है। और या ये छोटी सी बात कहनी थी। सो मनीष जी, अगर आप चलिए, पा रहे हैं तो you can- जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा। तो ऑटो एंसिलरी पर आप करेंगे तो काफी कंपनी की जानकारी उसमें मिलेगी, इसका मतलब। तो हाँ जी। हमने कहा ऑटो एंसिलरी पर जब स्पेस होगा तो डिफरेंट ऑटो एंसिलरी के बारे में डिटेल में बताएंगे, तो काफी जानकारी मिलने की संभावना रहेगी। सर चलिए उसमें जो अच्छा। ये अभी क्वार्टरली, खैर ऑटो स्पेस में तो जहां तक मेरी जानकारी शायद मंथ ऑन मंथ भी डेटा आता है। तो जो नंबर्स अभी आए हैं रिसेंटली और जो कंपनीज के बेसिस पे एनालिसिस पता चलेगा कि कैसी रूरल डिमांड है टू व्हीलर वगैरह की, और इस तरीके से सो दैट कि जो लोग उस सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, एटलीस्ट उनको पता लग जाएगा कि अगर मान लो कोई गोइंग फॉरवर्ड 2-3 क्वार्टर का कुछ पेन पीरियड है या टेल विंड्स हैं, तो अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अपनी प्लेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में तो सारा ही नंबर्स का खेल है कि भाई आप कितना, आपकी सेल्स है, सर्विस है, उस हिसाब से कैसे क्या है। और एंसिलरी में भी वही है कि ज्यादा व्हीकल्स बिकेंगे तो जो एंसिलरी के पार्ट्स हैं तो डेफिनेटली वो कंपनीज भी अच्छा करेंगे। हालांकि सेक्टर में सिक्लिकलिटी का एलिमेंट रहता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट। प्रद्युम्न जी, आपका कोई प्रश्न है या क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। जी जी, नमस्कार वाजपेयी जी, नमस्कार जय श्री नमस्कार। राम। मैं वही ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मेरा सवाल था, जिसकी चर्चा प्रिंस जी कर रहे हैं कि मतलब जैसे निफ्टी अपने हाई से इतना 800 पॉइंट लगभग छोड़ चुका है, उसके बाद भी इसमें शेयर जो है हाई ही बना रहे हैं। तो अभी क्या अभी आने वाले समय में डिमांड बनी रहेगी क्या, या जो और नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें यहाँ से भी एक लंबी चाल देख मतलब दिखती है क्या आपको? ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी और एसेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां जो हैं, इन तीन सेक्टर पे कुछ व्यू हो आपका तो बताइए, इधर मेरा थोड़ा ध्यान है, अब देखिए प्रद्युम्न जी, ऐसा है ना, मदद ऑटो मिलेगी। सेक्टर की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो ऑटो में आप एक देखिए, गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी चलाई है ना 15 साल वाली, और स्क्रैपेज पॉलिसी जो स्टार्ट की, तो देखिए दिल्ली एनसीआर में तो बहुत स्ट्रिक्टली लागू हो रही है। वहां पर तो 15 साल से ऊपर के व्हीकल चल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से देखिए लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, और गवर्नमेंट ने अपने व्हीकल्स तो उसमें डिस्ट्रॉय किए ही हैं या उनको स्क्रैप किया। तो उसकी वजह से तो गवर्नमेंट की डिमांड रहती है। और बाकी जहां तक देखिए अपने देश में अभी भी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से। वाजपेयी जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। हेलो।
हमारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो। आ रही सर मुझे आपकी तो आ आवाज आ रही है। रही, अच्छा अच्छा। बराबर आ रही। तो प्रदीप जी, जब तक ये देखिए ऑटो सेक्टर में डिमांड अगर नहीं होने से मान लीजिए इतने हाई पे स्टॉक रुक नहीं पाते। आप देखिए बजाज ऑटो भी हाई के पास ही खड़ा हुआ है, हीरो मोटर भी हाई के पास ही खड़ा है, टाटा मोटर भी हाई के पास खड़ा है। तो इसको आपको थोड़ा सा उस स्क्रैपेज पॉलिसी को भी साथ में मिला के सोचना होगा और देखना होगा कि अगर स्क्रैपेज पॉलिसी जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होती जाएगी तो बट नेचुरल है कि डिमांड तो बनी रहेगी ना, डिमांड इतनी जल्दी कम तो नहीं होने वाली ऑटो की, क्योंकि जैसे जैसे वो स्क्रैप होते जाएंगे तो नई उसके उसकी जगह पर खरीदारी होगी, और प्लस कुछ ना कुछ नई डिमांड। देखिए हमारे देश में शादी ब्याह में दहेज में देने का बहुत प्रचलन है, या लड़का पढ़ने गया तो उसको बाइक चाहिए, उसको स्कूटी चाहिए, तो सब चीजें नई नई की डिमांड कंटिन्यूस बनी रहती है। अभी हालांकि कुछ लोग भाई निकालेंगे, कहेंगे 5 साल पहले की ग्रोथ से मिला है तो कोई खास ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही। बट आप अगर बजाज ऑटो का देख लें या इनके सबके रिजल्ट देखते जाएं और साथ साथ इनकी जो पोजीशन जहां पर खड़े हैं, तो उससे तो यही लगता है कि अभी फिलहाल इनमें डिमांड रहेगी। और स्क्रैपेज पॉलिसी की वजह से मेरा तो अपना जो मानना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत सही सोच रहे हैं, बट जब स्क्रैप किए जाएंगे वाहन तो स्वाभाविक सी बात है, अभी तक तो स्क्रैप करने की कोई स्थिति नहीं थी, टूटा फूटा किसी न किसी जगह चलता रहता था। बट अब उसको जो है कि जब हटाया जाएगा रोड पर से, तो बट नेचुरल है उसकी जगह पे नए व्हीकल ही आएंगे। और उधर इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात जो लगातार चल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्जन होना है, तो अभी तो डिमांड बनी रहेगी। तो ऑटो सेक्टर में तो बस ये है कि किसी कंपनी में कोई खराब रिजल्ट किसी समय आ जाता है तो मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़ा सा लोअर रेट पे इन्वेस्ट करने की। और जैसा अभी प्रिंस ने बताया कि ऑटो एंसिलरी के ऊपर, अब ऑटो एंसिलरीज में आप देखिए तो उतनी सारी एंसिलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएंगे, तो वहां पर ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि भाई किस कंपनी में ग्रोथ कब होने की संभावना है, तो उसमें पैसा लगाने, क्योंकि जब वो ग्रोथ होती है तो उसमें 100% ग्रोथ होती है सीधे सीधे। ये एक थोड़ा सा स्टडी करने वाला पॉइंट है, तो उस पर तो मतलब जब थोड़ा सा कोई चीज निकल के आएगी तो मैं फिर शेयर करने का प्रयास करूंगा उसको। एज सच एज मतलब अभी एज आप नाउ तुरंत तो बता पाना संभव नहीं कि कौन सी ऑटो एंसिलरी को आप, बीच में एक दो स्टॉक मेरे समझ में आए थे, मैंने शेयर भी किए थे, वो ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर से यहाँ तक आते आते उनमें 100% का राइज हो गया। तो ऑटो एंसिलरी पर मैं कहूँगा थोड़ा जरूर ध्यान रखिए। और ऑटो स्टॉक पे तो खैर उसमें बताने की जरूरत ही नहीं, वो मुख्य मुख्य कंपनियां सभी को पता है। तो वाजपेयी जी इसमें बेसिकली जो बाइफर्केशन रहेगी पर्सनल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और उसमें भी 4 व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, तो वो बाइफर्केशन पे तो कल खैर एक्सटेंडेड बात होगी, तो प्रद्युम्न जी उस टाइम पे अटेंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो रूरल डिमांड की है, स्पेशली जैसे एफएमसीजी की बात कर रहे थे, जो कंजम्पशन का पैटर्न है रूरल में कुछ टाइम से डिमांड अच्छी नहीं थी, बट जो अभी रिसेंट नंबर आए हैं उसमें रूरल डिमांड आपकी अर्बन डिमांड से अच्छी रही है। और चूंकि एफएमसीजी कंपनियों ने कुछ टाइम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, या फिर ये कह सकते हैं कि जहां थी वहीं है, तो वो एक ऐसी पॉकेट लग रही है कि जिसमें यहाँ से कुछ अच्छा करने की पॉसिबिलिटी लग रही है। बट अगेन कौन सी कंपनी करेगी कौन सी नहीं, वो आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। और इसमें आपको जो मेन फैक्टर देखने का रहता है वो ये भी है कि भाई किस प्रोडक्ट में आप उस कंपनी का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट की अक्रॉस दी जहां जहां उनकी मतलब प्रेजेंस है, कितनी उसकी पेनिट्रेशन है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि भाई जो सैचुरेशन पे आ गए हैं, तो उसमें फिर जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं कि जो आपको देखने की जरूरत है। और मार्जिन प्रोफाइल तो ऑब्वियसली आप कंपनीज का देखेंगे। उसके अलावा प्रद्युम्न जी तीसरा कौन सा आपने बताया था? ऑटो, एफएमसीजी और एक और स्पेस आपने कोई बात की थी? एसेट एसेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां जो हैं, यार वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज एएमसी। का आप अगर देखेंगे, जैसे अभी नुवामा वेल्थ का रिजल्ट आया, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, तो मेरे को लग रहा है कि जो अच्छी कंपनीज हैं इस स्पेस में, और जितना कि आजकल आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो ये इंक्रीज पार्टिसिपेशन का ही एक आप मान सकते हैं कि जितनी रिटेल की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो जो भी वेल्थ मैनेजमेंट में है डेफिनेटली वो कंपनीज अच्छा कर रही हैं। तो
दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग स्पेस आई वुड से। तो आप इसमें देख सकते हैं सारी कंपनीज और कैसा क्या उसमें प्रोफाइल है, और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मतलब स्पेस इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, थैंक मनीष यू जी बोलिएगा प्रिंस आप, जी मनीष एंड जी। वाजपेयी जी। हाँ जी सर। सर हमने ना कुछ निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स क्वांट एल्गो पे लगा रखे थे, तो पिछले हफ्ते उसमें ब्रिटानिया में एक बाय आया और वो काफी अच्छा खासा बढ़ा वहां से, और उसके एक दो दिन बाद हिंदुस्तान लीवर में भी बाय आया और वो भी काफी अच्छा बढ़ा। तो उसको अभी प्रिंस ने भी कवर किया है कि जो रूरल में डिमांड है ना सर, वो 15 10 12 साल के मतलब अर्बन से भी बेटर है। तो वो एक बहुत ही अच्छा डेटा था। तो ये आने वाले टाइम में बाकी कमोडिटीज बेस्ड स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैं जो व्हीकल का है वो भी एक कमोडिटी बेस्ड स्टॉक ही मानता हूँ। तो उसमें भी अच्छा खासा डिमांड आएगा, और जो बाकी कंजम्पशन स्टॉक्स हैं उसमें भी अच्छा खासा डिमांड आएगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है इकोनॉमी के लिए कि रूरल में भी अच्छी डिमांड आ रही है। मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है तो डिमांड भी आ रही है। और अगर आप देखो इलेक्शन ईयर होता है सर, वो इलेक्शन ईयर भी एक बूस्ट करता है रूरल और अर्बन डिमांड में। आपको पता है इलेक्शन कैसे होते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है सारी पार्टियों से के द्वारा, रैलीज होती है, फिर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें टेंट भी लगते हैं, हर चीज भी होती है। वो सारी चीजें अच्छी डिमांड पैदा करती हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहता है इलेक्शन ईयर में, हमेशा डिमांड आती है, और जो रूरल में डिमांड आ रही है वो एक प्लस पॉइंट है। तो एफएमसीजी सेक्टर जो अभी नहीं चल रहा था, तो हमें उम्मीद है कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स उसमें से अगर आप चूज करोगे तो अच्छा रिटर्न देंगे। तो मनीष जी देखिए, अगर आपको याद हो जनवरी फरवरी के बीच में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो ये बात तो उस समय भी हम कह रहे थे कि भाई इलेक्शन के समय इन सब चीजों की डिमांडें बढ़ेंगी, और देखिए ना उसका रिजल्ट में बिल्कुल भी सर, असर दिखाई बिल्कुल पड़ा। हमने ये डिस्कशन किया था कि तब तो हम ये कह रहे थे कि कोई भी पार्टी जीते लेकिन पैसा तो सब खर्च करते हैं। हाँ हाँ, बस बस वही हाँ। वही बात। हाँ, वो तो सभी को पैसा पता तो हो, लोगों की जेब में जाता ही है। गवर्नमेंट का भी तो एक्सपेंडिचर इसमें बहुत होता है। गवर्नमेंट बहुत सारे व्यक्ति हायर भी करती है, बहुत तरह खर्चे गवर्नमेंट के होते हैं, और वो सब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पब्लिक की इनकम में ही जाते हैं। जी जी, इलेक्शन कमीशन ही इतने लोगों को हायर करता है, उसका अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो ये जी जी। टीचर्स को हायर करता है कि आप इलेक्शन ड्यूटी पे जाइए, वो उसके हिसाब से उनको पेमेंट भी होता है, तो वो भी कंजम्पशन में जाता है। इलेक्शन तो एक त्योहार है सर अपने यहाँ, और पूरे इंडिया में त्योहार है वो तो बहुत बड़ा। आप देखो इतना 60 करोड़ लोग शायद पोल करने जा रहे हैं, मतलब वोटर तो ज्यादा होंगे लेकिन 60 करोड़ लोग पोलिंग करते हैं। तो वो एक तो अपने यहाँ तो फेस्टिवल ही है सर, लोग और फेस्टिवल की तरह ही देखते हैं, और कोई कमी नहीं छोड़ता सर कोई भी। अगर आपके यहाँ एक एक लोकसभा में 5 5 कैंडिडेट्स होते हैं सर, तो वो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं सर प्रचार करने के लिए। गांव गांव जाते हैं लोग, इतनी रैलीज होती हैं, मतलब ये बड़ी रैलीज तो दिखती है हमको, लेकिन जी जी। गांव कस्बों में छोटी छोटी रैलीज होती हैं सर, मतलब जी वहां जी लोगों को बिल्कुल। लेके जाना और ये सब चीजें करना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। तो तो चलिए। सर आप एक अंदाजा लगाइए, 60 करोड़ वोटर बता रहे हैं, उसके प्रबंध के लिए आप एक मोटा माटी औसत निकाले तो। तो 60 करोड़ लोग तो वोट डालेंगे, वोटर तो ज्यादा है, शायद हाँ। 90 के आसपास है। एक 60 करोड़ लोगों तो एक एक्सपेक्टेड है कि एक 60% पोलिंग पे वो डाल देंगे। एक एक जो बूथ है उस पे, मतलब अगर एक ईवीएम की अगर बात करें तो मोटा माटी एवरेज निकालेंगे तो आप 1000 या उससे कम वोट्स रहती हैं। ठीक है, 1000 1200 तो, और कहीं पे कम होती है, तो मोटा माटी एवरेज निकालेंगे तो आप एक तरीके से निकालो कि 1000 की एवरेज अगर आप निकालोगे और 60 करोड़ वोटर हैं, और एक मशीन के लिए 4 कैंडिडेट जो पोलिंग ऑफिसर वगैरह जो उसको वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं, प्लस ऑब्जर्वर और वो जो बाहर रहते हैं मजिस्ट्रेट वगैरह, वो अलग है। तो जो सारी आपकी गवर्नमेंट की वर्कफोर्स है इस टाइम पे, वो सारी बेसिकली मशीनरी वहां पे लगी हुई है, तो ऑब्वियसली वो भी एक कंजम्पशन का पार्ट है। और उसके अलावा जो इलेक्शन के खर्चे होते हैं, बीट कैंपेनिंग या फिर एक आपका एक वहां पे नॉर्मली 2 ईवीएम मशीन होती हैं, 4 5 मतलब 8 के करीब 2 ईवीएम मशीन पे पोलिंग वो होते हैं। उसके बाद फिर पुलिस भी होती है, सीआरपीएफ भी होती है, और सारी चीजें होती है। और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी होता है।
कि आप यहाँ पे आए रहे, मतलब रहते तो वहीं पे हैं वो, टोलिंग मतलब बाहर नहीं रहते, लेकिन उनको एक पेमेंट दिया जाता है उसके ऊपर। और उसके अलावा जो कैंपेन होते हैं सर, उसमें देखो आप ट्रांसपोर्ट हायर करते हो, टेंट हायर करते हो, फिर डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, फिर और तरह की चीजें होती हैं जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता। तो वो सब चीजें होती हैं सर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आप रूरल में भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है इससे। कैंपेन करने के लिए आप इतने बैनर्स छपते हैं, इतने पैम्फलेट छपते हैं, फिर डिजिटल, अब तो डिजिटल में भी पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, ये एक्स्ट्रा इनकम है। मतलब ये इलेक्शन ईयर में ही होता है ऐसा। नहीं नहीं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा वो ये है कि जहाँ पे भी 4 चरण का इलेक्शन बना हुआ है, तो अपने सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वोटिंग तो खैर सभी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देते हैं, बट जरूर वोट दें और इंश्योर करें जो कैंडिडेट आपको अच्छा लग रहा है आप उसको जिताएं, ताकि अच्छे लोगों को आप आगे ला सकें। और वी एज एन इकोनॉमी शुड डू वेरी वेल, और मार्केट भी ऑब्वियसली जितना अच्छा देश ग्रो करेगा तो देर आर हाई चांसेस कि मार्केट भी वैसे ही अपने आप को जो पार्टिसिपेंट्स है रिवार्ड करेगी। तो अपना मार्केट भी देखते रहे और देश का भी सोचना जरूरी है, तो वोटिंग जरूर करें। तो वाजपेयी जी, इन्वेस्टिंग पे दोबारा आते हैं इलेक्शन में ना जाके। चलिए ठीक है। आपके क्षेत्र में तो इलेक्शन हो चुका है, तो अब तो आप इलेक्शन से फ्री होंगे। हेलो, चलिए जी सौरभ सर। श्रीवास्तव, आप अनम्यूट करके रखिए, आपका क्या प्रश्न है बंधुवर? अच्छा, आप मनीष जी, आप कुछ वो जो क्वांट्स की बात कर रहे थे उस पर जो आपने बनाया लगाया उसका थोड़ा सा और डिटेल बताइए थोड़ा। सर क्वांट में सर नंबर बेस्ड रहता है, वो क्वांट बहुत तरह के हो सकते हैं सर। उसमें आप मतलब काफी सारी चीजें हैं जो आप कई लोग वही ओपन इंटरेस्ट रीड करते हैं, कई लोग वॉल्यूम रीड करके ट्रेड करते हैं, कई लोग ऑर्डर विंडो रीड करते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर लगा देते हैं, वो ऑर्डर देखता रहता है कि बाय ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, सेल ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, तो उस पे ट्रेड करते हैं सर। मतलब क्वांट तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज है, उसके लिए काफी सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर लगता है, जो सर्वर लगते हैं वो एक्सचेंज के जितने पास हो एक्सचेंज के सर्वर के उतनी ज्यादा स्पीड होती है, वो तो मिली सेकेंड्स में ऑर्डर आते हैं और जाते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप उसने बाय किया और साथ में सेल कर दिया। और क्वांट में अभी हम आर्बिट्राज भी करते हैं एनएससी बीएससी के अंदर, मतलब अगर एनएससी में सस्ता मिल रहा है तो एनएससी में लेके बीएससी में बेच देता है वो शेयर, अगर बीएससी में सस्ता मिल रहा है वहां से लेके एनएससी में बेच देता है। मतलब इतनी फास्ट स्पीड है उसकी, मतलब ह्यूमन आई से हम देख नहीं सकते, वो जब ऑर्डर्स आते हैं और ट्रेड होता है तो हमको दिखता रहता है कि ये हो रहा है, तो उसको देखने के लिए भी अलग से एक आरएमएस लगाना पड़ता है। तो बहुत सारी अच्छा, चीजें हैं। हाँ जी, तो वो मतलब मैं अगर नेकेड आई से देखे तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये ट्रेड हो रहा है, वो जब सौदे आते हैं तो उसको देखते हैं हम, कंप्यूटर पे ही देखते हैं। चलिए तो मेरे को अभी जाना है सर, मैं फिर ओके, दोबारा, कोई बस ठीक है, हम भी अब बंद ही कर रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया। मैं डिस्कशन भी जो हमें सबको करना था अपील करिए। करूंगा सर, जहाँ जहाँ लोग वोट करना रह गया है सर जाके वोट करें। इस 5 साल हाँ बाद नहीं मौका ठीक है, ये मिलता अपील है। तो जरूरी है, वोट सभी लोगों को डालना आप चाहिए सो दैट की। 5 साल बाद आपको मौका मिलता है सरकार चुनने का, तो जाएं वोट करें सर, यही अपील है सबसे। थैंक यू वेरी मच। हाँ सौरभ जी, आप बोलिए अनम्यूट करके, तो फिर उसके बाद मैं बंद करूंगा आप इसके बाद। हेलो सौरभ जी। आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही है वाजपेयी से। सो वाजपेयी जी, अच्छा, मेटल्स हाँ हेलो। आ रही है बात सर? नहीं हेलो। नहीं आ रही आवाज आपकी, आपकी तो आ रही थी, हाँ बोलिए। हाँ, सौरभ की नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ मेटल्स की जैसे चर्चा हो रही थी, तो मेटल्स में कुछ आपको टेक्निकल चार्ट्स पे या आपको कुछ ऐसा बेसिस डेटा पॉइंट्स कुछ अच्छा लग रहा है? क्योंकि मेटल्स में मुझे काफी मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिल रहे हैं मेटल्स के ऊपर, तो उस स्पेस में ऐसा लग रहा है कि अगले 1 साल के लिए अच्छा करना चाहिए। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, और करते हैं तो क्या कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है आपको? अब देखो प्रिंस जी, ऐसा जितने मेटल के स्टॉक हैं सबके चार्ट तो बेहतर हैं, सबके चार्ट में कोई कमजोरी दिख नहीं रही है, और वो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में ही मूव कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि जब ये हो रहा है तो जो लोग बता रहे हैं कहीं ना कहीं वो उसी से सपोर्टेड है।
अब जैसे अभी उन्होंने कहा एल्युमिनियम में उसमें राइट प्राइस बढ़ना भी बाकी है, तो वो तो देखिए ये चूंकि ऐसे मेटल्स हैं, इनमें उतनी साफ राइस नहीं आती जितनी साफ आपकी गोल्ड और सिल्वर में होती है। तो आए, हो सकता आए, लेकिन कंपनियों का जो है मतलब चार्ट तो सबका अच्छा दिखाई पड़ा, जो मेजर मेजर कंपनी है। और बाकी अगर कोई और नया उभरता हुआ दिखेगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा। मैंने अभी इस दृष्टिकोण से ज्यादा अलग से आइडेंटिफाई नहीं किए हैं कि कोई नई कंपनी ऐसी मिले जो मतलब अभी अंडर डॉग और बढ़ने वाली हो। वो जो बड़ी है तो सभी को पता है, जितनी जेएसडब्ल्यू स्टील है या टाटा स्टील है या जेएसपीएल है, ये सब तो अपने देखिए हाई के पास ही लगभग खड़ी हुई हैं। तो और जब मौका मिलता है इनका नया हाई बनी जाता है, तो जब हाई के पास कोई स्टॉक खड़ा हो जाता है तो वहां से वो कितना हाई बनाएगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट तो पीछे से है ही। और जो ये कीम चारों तरफ से आ रही है, इसका मतलब उसमें दम है। और आप ये देखो ना कि जिस प्रकार से आपके हाउसिंग में, और जब सारी तरफ से ग्रोथ होगी तो हर जगह भाई मेटल का खर्चा तो होगा ही ना। मेटल का एक्सपेंडिचर में खर्चा बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर उतनी सप्लाई नहीं है तो प्राइस भी बढ़ेगा। और ये मेटल कंपनियां पिछले 2 साल से आप देखिए लैकलस्टर पड़ी हुई थी, तो अब जाके इनमें कुछ थोड़ा सा चार्टों में भी चेंज आया, मंथली चार्ट पर भी ठीक तो लग रहा है प्रिंस जी। अभी कोई ऐसा खराबी किसी स्टॉक में लग नहीं रही है मेटल की। भाई आप जी सोचिए सेल, नालको और हिंद कापर, ये सब शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच गए। 90 रुपए का सेल था दिसंबर में, वहां से डबल लगभग हो गया। नालको वो भी डबल हो गया। तो ये कुछ ना कुछ है तभी तो हो रहा है, हुए नहीं तो ऐसे कैसे हो जाते। इसके उसके पहले तो नहीं हो रहे थे। जी बिल्कुल सही बात है। और अभी रिसेंटली एक जो पॉलीकैब कंपनी है, जो पीछे इनकम टैक्स का मैटर आया था, तो सबकी हाँ पेटेड कंपनी बन गई थी उस टाइम पे, और उसके बाद अभी देखो वो मार्केट का फिर से डार्लिंग स्टॉक बना हुआ है। तो बेसिकली अभी उनकी रिसेंटली गाइडेंस मैनेजमेंट बात कर रही थी कि जो वायर्स की डिमांड है वो नॉर्मली, जो पहले उनकी गाइडेंस या प्रोजेक्शन थी, वो जीडीपी से 1.5x का वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट रिसेंटली उन्होंने बोला कि इतनी डिमांड है कि जो जीडीपी ग्रोथ है उससे 2x की डिमांड गोइंग फॉरवर्ड अगले 4-5 साल की उन्होंने विजिबिलिटी बता रहे हैं क्रॉस द बोर्ड। तो ऑब्वियसली ये सारे वायर्स वाले स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है। वैल्यूएशन कंफर्ट कितना है कितना नहीं है तो इंडिविजुअल कॉल है। एंड ऑफ कोर्स पॉलीकैब में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मतलब चर्चा का विषय अभी ध्यान में आ गया तो मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो वो भी एक स्पेस है जो कि भाई इंफ्रा डेवलप हो रहा है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों की डिमांड मार्केट में रहती है। और जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का है वहाँ पे भी काफी अच्छी विजिबिलिटी है, तो एक एंसिलरी होने के नाते काफी अच्छा कर रहे हैं। तो वो भी एक स्पेस है जो लोगों को पढ़ना चाहिए। कब एंटर करेंगे कब नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हो सकता है आगे मार्केट बहुत अच्छे मौके दे। ये जो स्टॉक्स इतने महंगे हो रखे हैं वो आपको रीजनेबल या बिलो रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, सॉरी वैल्यूएशन पे मिले तो वहां पे डेफिनेटली इनको देखा जा सकता है। तो ऐसा था प्रिंस, जब वो न्यूज आई थी तो उस समय जो लोग हमारे बहुत क्लोज सर्किल में थे, मैं उन लोगों से इस बात पर डिस्कस भी किया था, और मैंने एक आध जगह कहा भी था कि ये जो न्यूज है, ये भाई कुछ लोग उसको निगेटिव मान रहे हैं और कुछ लोग पॉजिटिव। हम एज ए मतलब जब टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो उसे पॉजिटिव इसलिए मान रहा था कि जो उसने सेल छिपाई, सेल तो वो कर रहा था, वो उसने वेट किए, वेट करने के बाद वो प्रकाश में आ गई, तो दैट मीन उतनी सेल तो उसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और आप देखिए 1,000 करोड़ की सेल उसकी बढ़ के आई है इस बार। तो ठीक है, टैक्स लगेगा, उसका जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी, बट आगे के लिए तो उसकी सेल बढ़नी थी। और उस समय से ही मैं तो 4,000 जब था तब मेरा उसमें पॉजिटिव व्यू था। अब मैं यहाँ 6100 6200 पर तो खैर मैं नहीं कहूंगा किसी को कि एकदम से उसमें एंट्री करे। मौके मिलते रहते हैं, कोई ना कोई और स्टॉक मिल जाएगा। जब इतने हाई पर तो शायद मैं समझता हूँ कि थोड़ा रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा। गाइडेंस तो देखिए अभी भारत फोर्ज का लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी हल्की गाइडेंस खराब आई और स्टॉक को उन्होंने 15% एक दिन में गिरा दिया। इस क्वार्टर में रिजल्ट आए और रिजल्ट पिछली बार की तुलना में उतने अच्छे नहीं है जो पिछले क्वार्टर के थे, बट उन्होंने गाइडेंस दे दी, उस गाइडेंस के बेसिस पे 15% बढ़ गया वो एक दिन में। तो ऐसे जो इस प्रकार का एकदम फ्लक्चुएशन होता है ना, थोड़ा इसमें मैं ये कहूंगा कि उसको कूल होने का वेट करना चाहिए।
क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम थ्योरी को भी अगर आप लगाएंगे तो फॉलो अप में फिर वॉल्यूम उतना होता नहीं है। वो जैसे अभी मनीष जी बता गए ना कि वही खरीदने वाला वही बेचना, वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, प्राइस जरूर बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल कोई बाइंग उसकी नहीं होती है, तो फिर वो कैंडल कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करके हमको खरीदवा देती है, फिर वो कभी कभी दिक्कत करता है। तो अभी थोड़ा काफी बढ़ गया, तो मैं इसलिए उसके बारे में आपने भी खैर डिस्क्लेमर दे दिया कि अभी पोजीशन नहीं है, और मैं कहूंगा कि उसमें अभी थोड़ा सा अगर किसी को एंट्री करनी तो चर्चा इस समय पैसा से तुरंत नहीं करने वाला रहेगा। चर्चा का विषय वो पर्टिकुलर कंपनी नहीं है, मैं पूरी स्पेस की बात कर रहा हूँ जो वायर्स हाँ, एंड नहीं नहीं, केबल। वो बिल्कुल आपने, मैं समझ गया आपकी बात, जो आपने और उस जो स्पेस की दूसरा बात की। दूसरा सर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि जब जनता पेसिमिज्म कहीं पे लेके आती है तो वो इतनी ले आती है जैसे कंपनी बंद करवा देगी, और जब वो तो वो तो आपने पॉजिटिविटी या कई बार स्पेसेस किए तो है हम लोगों ने स्पेस पे, इसमें इन्हीं से बिंदुओं पे। भैया शुगर पे आपने किया था, जिस दिन शुगर की खबर आई थी तब भी डिस्कशन हुआ था, उसके बाद भी आपने देखा शुगर के स्टॉक फिर वहां से कैसे फिर दोबारा रिवाइज हुए। तो ये तो बात आप सही करो, जब आता है तो ऐसे लगता है कि अब पूरा ये कंपनी ये सेक्टर सब खत्म ही होने वाला है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो रिकवर हो जाता है तो नए नया हाई बनेगा, तो फिर उसके लिए पॉजिटिव बहुत आ जाएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो इतना अधिक पॉजिटिव आ जाएगा कि फिर वो लगेगा कि अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये दो चीजें तो रहती हैं, स्ट्रीम दोनों तरफ रहता है, चाहे खरीदने का समय हो चाहे बेचने का समय हो। और सर जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस हैं या साथी हैं, उनको इलेक्शन को लेके बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और सबका यही क्वेश्चन रहता है कि क्या होगा या नहीं होगा। देखिए मोटा माटी आप देख के चलें तो बीजेपी और नॉन बीजेपी दो ही ऐसे सेक्शन आप मान के चलिए कि भाई जो आ, एक तरीके से वो इंडिया गठबंधन बोल लो या जो भी बोलो है, तो या तो वो फोर्स आएगा या ये आएगा, ठीक है, उसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। तो एक नैरेटिव दोनों तरफ से बिल्ड किया जा रहा है, जो भाजपा या उनके सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि 400 पार आएगी, और जो दूसरा ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं कि भैया मेजोरिटी भी नहीं आ रही है। तो ये स्पेकुलेशन तो खैर जब तक एग्जिट पोल या एक्चुअल रिजल्ट नहीं आते तब तक क्लियर नहीं होगी। बट अगर आपको अनसर्टेनिटी है तो उस केस में कोई कंपल्शन नहीं है कि आप पार्टिसिपेशन करो। आपको लग रहा है कि भाई इस टाइम पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो कि भाई कुछ अच्छे धंधे अच्छे बिजनेस हैं उनके बारे में और पढ़ने की कोशिश करो। और जिनका टिकट साइज अलाउ करता है स्क्रीनर, मेरे को एक पर्टिकुलरली बहुत अच्छा टूल लगता है, जिसमें लगातार आपको, मेरी कोई एसोसिएशन नहीं है ना कोई उनकी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अगर जिनको लगता है, हालांकि फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा है बट जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए पेड वर्जन में जो फीड आता है उसमें क्वार्टरली रिजल्ट कंपनीज के या जो भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स होती हैं, बायबैक हो गए आपके या डिविडेंड से रिलेटेड या बहुत सारी जो भी रेलेवेंट न्यूज होती है, तो उसमें आती रहती है। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, देखिए कहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही पूरे आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा और मौका मिलता है सोचने का या उसमें डीप डाइव करने का कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी ने पिछले 2-3 साल में अच्छा किया है तो वो आगे अच्छा नहीं करेगी। प्रेजेंट प्राइस पे भी हो सकता है कि उसकी वैल्यूएशन उसके फेयर प्राइस से नीचे हो, वो आपकी इंडिविजुअल कॉल है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप इतने कैपेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। वो आपका कोई मेंटर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या फिर कोई एडवाइजर हो सकता है, ठीक है। पर ब्लाइंडली आप सोशल मीडिया के बिहाफ पे इन्वेस्टिंग करेंगे कुछ टाइम के लिए तो सस्टेन कर सकेंगे, बट वहां पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई आप किसकी सुन रहे हो किसकी नहीं सुन रहे हो, और जिसकी सुन रहे हो उसकी कितनी डिलीजेंटली सुन रहे हो, और क्या जो उनका इंटेंशन है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उन चीजों का आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जो पैसा गया वो गया, दोबारा गवाया हुआ पैसा तो नहीं आएगा, नया पैसा भले ही आप बना लें। और मार्केट में गलती तो करोगे बट इंश्योर करो कि सेम तरीके की गलतियां बार बार ना करो। प्लीज ऐसा है, ये बात तो सही है, सभी लोग हम लोग डिस्कस भी करते हैं, लेकिन होता क्या, गलतियां मार्केट में बार बार भी होती हैं सेम, और सेम गलतियां होती रहती हैं, उसी की वजह से मार्केट का में जो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और कुछ लोग इसीलिए मार्केट को फिर जो है
मतलब बहुत पॉजिटिव में तो लेते नहीं है उसमें सर, उसमें उसमें देखिए, कोई भी हो, आप हो, हम हो, या कोई और पार्टिसिपेंट हैं, अगर हम डिसीजन पॉइंट कम कर देंगे ना, तो मुझे लगता है कि चांसेस ज्यादा रहेंगे कि हमारा सही होना। बिकॉज जितने फ्रीक्वेंटली हम डिसीजन लेते हैं, तो वो उस टाइम का हमारा मूड बोलो या मार्केट का टेम्परेचर, टेम्परामेंट बोलो, उस हिसाब से जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर हम डिसीजन कम लेंगे तो हमें टाइम ज्यादा मिलता है सोचने का, और हो सकता है कि अपनी कैपेबिलिटी में और बेटर डिसीजन उस पॉइंट पे ले पाए। वाजपेयी जी, अनुमति हो तो कुछ बोलूं मैं? हेलो वाजपेयी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ नीलेश जी, किस बोलिए। हाँ, तो वाजपेयी जी जैसे अभी बात हो रही थी ना, तो वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी सेक्टर जो लग रहा है, वो मुझे दिख रहा है, सेक्टर नहीं बोलो लेकिन आप स्टॉक बोलो, वो है जियो फाइनेंशियल। और उसके कंपैरिजन में आप उसको रखना बजाज फाइनेंस को। तो एज अ पेयर ट्रेड किसको लेना है तो ले सकते हैं। जियो फाइनेंशियल अच्छे सपोर्ट पे आपको मिल रहा है, करीबन 350 के आजू बाजू है वो। और आपको सामने बजाज फाइनेंस जो है वो एक एक रेंज बाउंड ट्रेड है उसका, 65 to 7500। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो एक हम उभरता हुआ सितारा के सामने एक डूबती हुई नैया, मैं ये वाक्य लिखूंगा इसको। तो बजाज फाइनेंस जो है उसका जो टाइम है, या हम बोलते हैं ना कि एक दशक पूरा हो गया है, वो हिसाब से बजाज फाइनेंशियल में आपको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको शॉर्ट करने की आप आपके टेक्निकल एंगल से देख सकते हैं। और जियो फाइनेंशियल पे वही लेवल पे आप उतनी ही डिलीवरी बाय करो जहाँ पे आप सक्षम हो सके, यानी जो आपका बजाज फाइनेंस में शॉर्ट करके प्रॉफिट आ रहा है वो आप जियो फाइनेंशियल में डिलीवरी लेके बाय करो। बहुत क्रांति आने वाली है, शायद हम ऐसा भी दौर देखेंगे जहाँ पे ब्रोकरेज जो है वो 2-3 साल के लिए जीरो भी हो जाए, यानी ये पूरी ब्रोकरेज इंडस्ट्री को एक पूरी रेवोल्यूशनर पे लेके जाए। जो 20 रुपया पर ऑर्डर है वो शायद ऐसा भी हो जाए 500 रुपया साल के हिसाब से ये लोग चालू कर दे, 499 पर ईयर ऐसा चालू कर दे। तो बहुत क्रांति आ सकती है एक ऐसे ये सेक्टर में। चलिए तो तो नीलेश जी, देखिए इस पर तो ऐसा ना, ये कभी अनुमान ही है, इसमें क्या होगा तो समय आने पता लगेगा। बट देखिए जो भी आपने बताया, ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न, मतलब डिफिकल्ट कार्य है, इतना आसान नहीं है। तो आपने एक सलाह दे दी है, बट मैं कहूंगा कि भाई हर व्यक्ति अपने हिसाब से देख हाँ, हर समझ के बाद व्यक्ति डिसीजन करेगा, लीजिएगा। क्योंकि क्या लेकिन होगा क्या नहीं होगा एक अनुमान कर रहे हैं, जो आपने अनुमान लगाया हो सकता है वो बिल्कुल सही भी लेकिन निकले। मेरा बट कहने एक का को बेचना और दूसरे को खरीदना, ये थोड़ा इतना आसान नहीं कि जो सब लोग कर लेंगे। तो नहीं नहीं, तो देखो, मैं बेचने की सलाह ऐसे नहीं देता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है जो नहीं बेच सकता है मत बेचो। नहीं, जियो फाइनेंशियल अगर कुछ क्रांति लाना है तो बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा, क्योंकि एएमसी बिजनेस डेवलप करना है उनको, उनको डेवलप करना है इंश्योरेंस बिजनेस, उनको डेवलप करना है बहुत सारे बिजनेसेस। तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ये फाइनेंशियल सेक्टर में आ सकता है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आएगा आगे जाके फिन निफ्टी पे भी आएगा। ये वाजपेयी जी, सिंपल भाषा में जनता को समझाएं तो मतलब आप तीरंदाजी कर सकते हैं, लेकिन उड़ता तीर लेने से कोई फायदा नहीं है मार्केट में। हाँ हाँ, तो जो आप समझते हैं वो करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी लोगों को जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जो अभी एक नटसल में ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट के पहले बहुत ही आपको कासस होकर काम करने की जरूरत है। अगर कोई भी लीवरेज की पोजीशन, पहली बात तो अवॉइड ही करें, ना ना करें तो बेहतर है। अगर आपको आपका कन्विक्शन बनता है किसी भी सिस्टम के बेसिस पे तो आप करिए, बस उसको पूरा हेज करके करिए। क्योंकि देखिए इस समय में एक बात तो निश्चित है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा निर्णय नहीं आने वाला जो एकदम से कंपनी को अफेक्ट करे। बट वर्ल्ड लेवल पर, जियो पॉलिटिकल लेवल पर कभी कोई चीज ऐसी हो सकती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में भी। तो ये जिससे का नीजर रिएक्शन आता है, अब अभी इसी हफ्ते में आप देखिए 15% ऊपर और 15% नीचे, जब इस तरह से शेयर हो रहे हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे ये जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि 15% प्रॉफिट मिलना तो एक बार में मुश्किल होता है अगर एफ एंड की पोजिशन है, और जाने में एक दिन में चला जाता है, फिर उसको काफी लंबा समय लगता है। आप देखिए HDFC बैंक गिरा था 20-25%, उसको दोबारा
उसका पूरा तो रिकवरी हुई नहीं, 50% भी रिकवरी शायद नहीं हो पाई, ऑलमोस्ट 40% की रिकवरी हुई थी और फिर वहां से दोबारा गिर पड़ा। अभी कोटक में अच्छा चल रहा था, एकदम 10% गिर गया, 12% एक दिन में। तो ये घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, और चूंकि ये इलेक्शन पीरियड है, तो जब तक चुनाव का समय रहेगा तो ये यहाँ पर वोलेटिलिटी की संभावना हमेशा अधिक रहेगी। छोटी सी खबर पर जब सामान्य क्रम में शेयर 15-20% गिर जाता है, तो इस समय तो ये रिजल्ट सीजन भी है और साथ में इलेक्शन का सीजन भी है, तो इसी के साथ में अब सभी लोगों को और वाजपेयी जी, जैसे इलेक्शन अनसर्टेनिटी तो है ही है, उसके साथ में ये भी मतलब एक स्पेकुलेशन ही कहेंगे, क्योंकि जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है, प्योर स्पेकुलेशन ही है कि कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ वृद्धि करने की सरकार अगले 100 दिन में सोच रही है। तो नहीं, ये सब पहले तो बातें यही तो देखिए, अनसर्टेनिटी ये सब तो मैं बता रहा हूँ हवा हवाई की बातें हैं। वही वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली वीक हैंड्स को मार्केट से बाहर जी जी, निकालने की बिल्कुल एक बिल्कुल तरीके। बिल्कुल। तो सजेशन यही है कि भाई एग्जिस्टिंग पोजीशन जो आपने आप पे कंफर्ट दे रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी वैल्यूएशन पे ली है, तो आप उनको रखें। इंक्रीमेंटल कैश पे आप अपनी इंडिविजुअल कॉल ले सकते हैं। लग रहा है कि आपको डाउट है और वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, तो आप ऊपर ना लें, थोड़ा वेट करें। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मान लो मार्केट अगर यहाँ से बहुत यूफोरिया में 5-10% ऊपर भी चले जाएगी तो आप उसके बाद नहीं खरीद पाएंगे, मौके तो आपको मिलते ही रहेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि जब आपको डाउट हो तो थोड़ा टाइम लीजिए। ठीक है भाई, सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।